हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी और ग्रुप्स के बारे में ग्रुप्स की डेफिनेशन देखी थी, ग्रुपोइड की देखी थी, सेमी ग्रुप क्या होता है उसके बारे में देखा था। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम्पल और उनको किस प्रकार से उनको सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ग्रुप की कोटि का। ग्रुप की कोटि कि ग्रुप की कोटि क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है ग्रुप का, उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद में हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो देखो, ग्रुप की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो देखो, ग्रुप की कोटि क्या होती है, ग्रुप जी में अवयवों की संख्या, ग्रुप जी में अवयवों की संख्या ग्रुप की कोटि कहलाती है। अवयवों की संख्या ग्रुप की कोटि कहलाती है, ग्रुप की कोटि कहलाती है। इसे ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं, इसे ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो ग्रुप जी में जो अवयव की संख्या होगी कि जितने उसमें एलिमेंट होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, ग्रुप की कोटि कहलाएंगे। यदि फॉर एग्जांपल के लिए अपन बात करें, मान लो एक ग्रुप जी ले लिया अपन ने, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। यदि मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना होगा बताओ, जितने उसमें अवयव होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। वही उसका कहलाती है, कोटि कहलाती है। कि कितने अवयव है, 4 अवयव है, तो ग्रुप की कोटि कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है। तो हमने जो पिछला लेक्चर था, जो हमने लिया था लास्ट लेक्चर, उसमें हमने ग्रुपोइड की डेफिनेशन देख ली थी, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन देख ली थी, ग्रुप की डेफिनेशन देख ली थी और ये सब डेफिनेशन देख ली थी। तो हमारा जो टॉपिक था ग्रुप की कोटि, उसमें क्या था कि ग्रुप जी में जो अवयव की संख्या है वही ग्रुप की कोटि कहलाती है। इसे ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। तो जी बराबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया, 4। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। तो देखो, एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो पहले, एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो साथ साथ में आपको नोट्स बनाते चलना है और अच्छे से उनको जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा इसमें होने वाला आपका। जितनी बार आप इसका रिवीजन करोगे ना उतना ही अच्छा होगा। कि भाई 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, जितनी बार उसका रिवीजन करोगे साथ साथ में तो पढ़ते रहो। और वापस जैसे मान लो आप ये वाला टॉपिक पढ़ा, जैसे आगे वाला टॉपिक पढ़ा, तो पिछले वाले को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ो। तो जितने बार आपको उसको रफ कॉपी में लिखोगे उतना ही आपके प्लस पॉइंट रहेगा इस बुक में। ठीक है ना। तो देखो, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसके सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर उसके बाद में हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। और एग्जाम्पल्स भी तो आपको इस वाले चैप्टर में ही मिलेंगे। जो पहले यूनिट आपके है उसमें ही आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे और फिर आगे वाले चैप्टर में जैसे यूनिट में है ना, उसमें एग्जाम्पल्स कब मिलेंगे आपको, एग्जाम्पल्स इतने नहीं मिलेंगे जितने की थ्योरम्स मिलेगी। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं, समुच्चय एक समुच्चय दे रखा है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा समिश्र संख्याओं के गुणन के लिए एक सीमित आबेलियन ग्रुप है, सीमित आबेलियन ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है। तो देख लेना भाई, किसी के न्यू बुक है तो उसमें पहला एग्जाम्पल होगा, किसी में दूसरा एग्जाम्पल है। बस आपको एग्जाम्पल देखना है कि जो एग्जाम्पल है उसको देखना है। आपको नंबर से कोई मतलब नहीं है कि आपकी किसी बुक में 1 नंबर पे मिल जाएगा, किसी में 2 पे मिल जाएगा, किसी में 3 पे मिल जाएगा। ठीक है ना।
तो देखो समुच्चय अपने को दे रखा है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा समिश्र संख्याओं के कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणन के लिए एक सीमित अबेलियन ग्रुप है। तो आपको क्या सिद्ध करना है? आबेली ग्रुप सिद्ध करना है। देखो इन प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं g बराबर 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो अब हम क्या बनाएंगे? एक संक्रिया सारणी बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो संक्रिया सारणी क्या होगी इसकी? देखो और किस प्रकार बनानी है संक्रिया सारणी देख लो, एक बार समझ लो अच्छे से। इस पे ऐसे बनाएंगे टेबल, इधर भी अभी लिखेंगे 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, इधर भी लिखेंगे 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। इधर लिखते हैं हम संक्रिया, गुणन संक्रिया हमने यूज करनी है। तो समुच्चय 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा समिश्र संख्याओं के गुणन के लिए एक सीमित आबेलियन ग्रुप आपको सिद्ध करना है। तो देखो 1 को 1 से गुणा करो। देखो कंपोजिशन टेबल को कैसे फिल करेंगे? देखो 1 को 1 से गुणा करो तो आ गया अपने पास 1, ठीक है। 1 को -1 से किया -1, 1 को आयोटा से किया आयोटा, और 1 को माइनस आयोटा से गुणा किया तो माइनस आयोटा। इसी प्रकार -1 को करेंगे -1, यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का आयोटा। फिर आयोटा को किससे करेंगे? 1 से, तो आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है ना, और ये हो जाएगा +1, यहाँ पे माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 हो गया। आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, और माइनस पहले से है तो -1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। एक बात और देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे यहाँ पे 1 आ गया ना, तो इस वाली रो में आपको 1 कहीं नहीं मिलेगा, और इस वाले कॉलम में भी आपको 1 नहीं मिलेगा। मतलब इसका ये हुआ कि एक अवयव एक रो में और एक कॉलम में एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता है। तो देखो 1 को अपन ने यहाँ फिल कर दिया, मान लो 1 यहाँ आ गया, तो आपको जो ये रो है ना, इस रो में आपको 1 कहीं नहीं मिलेगा, और इस कॉलम में आपको 1 कहीं नहीं मिलेगा। इसी प्रकार -1 है वो इसी कॉलम में एक रहेगा, और इस पे रो में भी एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो होती है अपनी संक्रिया सारणी, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिशन टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आबेलियन ग्रुप के लिए आपको कल एक डेफिनेशन बताई थी कि आबेलियन ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है। यहाँ समझो, देखो G* को हमको आबेली सिद्ध करना है, तो अपने को क्या क्या सिद्ध करना होता है? सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या थी? समर्थता, क्लोजर प्रॉपर्टीज। देखो यदि समझ आपको कुछ भी डेफिनेशन यदि थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को वापस देखो, बार बार में देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी अपने आप, और फिर भी क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो समर्थता क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उस ग्रुप से अपने को क्या करना होता है? 2 अवयव लेने होते हैं, और उनके बीच में जो भी ऑपरेशन होता है वो भी ऑपरेशन कराने के बाद में आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय से आना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G के लिए। फिर अपने को बताना होता है साचर्यता। साचर्यता की डेफिनेशन क्या होती है? A*B*C इक्वल टू A*B*C, ये होती है आपकी साचर्यता की। तत्समक अवयव की क्या डेफिनेशन होती है? A*E बराबर A और A*A बराबर A। फिर इसके बाद में होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व कैसे होता है? A*B बराबर E या B*A बराबर E। फिर 5वीं प्रॉपर्टी क्या थी? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या होता है? A*B बराबर B*A। अब देखो अपने को आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए समर्थता सिद्ध करनी होती है, साचर्यता सिद्ध करनी होती है, तत्समक अवयव का अस्तित्व दिखाना होता है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व दिखाना और क्रम विनिमयता दिखानी है। अब देखो अपन कंपोजिशन टेबल से कैसे बताएंगे समर्थता, साचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम, और इस प्रकार क्रम विनिमयता किस प्रकार दिखाएंगे। तो देखो समर्थता कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले समर्थता देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन सारे अवयवों को देखो,
इन सारे अवयवों को देखो, ये सारे अवयव ग्रुप के अवयव ही है ना, मतलब वो समुच्चय से ही तो है सारे, भाई समुच्चय से ही सारे अवयव है ना, कोई डिफरेंट नहीं है ना, तो कोई डिफरेंट नहीं होता है, तब वो हो जाएगा आपका समर्थता। ठीक है, समर्थता कंपोजिशन टेबल में कैसे देखते हैं कि यहाँ जो अवयव है वो सारे अवयव देखो, ये सारे अवयव ग्रुप के ही अवयव है ना, इनसे कोई डिफरेंट अवयव तो नहीं है ना, यदि नहीं है और नहीं है ना डिफरेंट अवयव, तब अपन कह देंगे ये क्या है, समर्थ हो जाएगा। ठीक है, साचर्यता के लिए क्या करेंगे हम, साचर्यता को हम बता देंगे कि गुणा संक्रिया है वो हमेशा क्या होती है, साचर्य होती है। ठीक है, साचर्यता को डायरेक्ट बता देंगे। फिर तत्समक अवयव कैसे देखा जाता है, तत्समक अवयव ये देखा जाता है कि 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये वाला जो कॉलम है ना, ये देखो सेम कॉलम कहाँ पे है, ये सेम कॉलम कहाँ पे है, ये वाला ही तो सेम कॉलम है, 1 - 1 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा। जो तत्समक अवयव देखते हैं वो देखते हैं कि ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम कहाँ बन रहा है, सेम वही जो बन रहा है, वही मतलब ये जो जहाँ पे बनेगा और किसके ऑपरेट से बना है, किसके ऑपरेशन या सक्रिय कराने से बना है, तो ये जो कॉलम बना है ये किसके ऑपरेशन से करा है, 1 से ही तो बना है, इसको इससे गुणा किया तब ये बना, इसको इससे किया तब ये बना, इसको इससे किया ये बना और इसको इससे किया तो ये बना। इसका मतलब जो तत्समक अवयव हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी जानते हैं कि गुणा संक्रिय तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। फिर अपन क्या देखेंगे, प्रतिलोम कैसे देखेंगे। प्रतिलोम के लिए जहाँ तत्समक अवयव होता है वहाँ आप इसको क्या कर दो, इंडिकेट कर दो, चिन्हित कर दो, ये 1। ठीक है, तो बताओ ये 1 कैसे आया होगा, इस 1 को 1 से ऑपरेट करा है, इसका मतलब 1 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1। ये 1 कैसे आया होगा, -1 को -1 से गुणा किया तब ये -1 से 1 आया। ये 1 कैसे आया होगा, आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा किया तब आया, तो इसका मतलब आयोटा का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ये 1 कैसे आया होगा, इस माइनस आयोटा को आयोटा से गुणा किया तब ये आया होगा, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, प्रतिलोम हो जाएंगे। 1 का प्रतिलोम 1, -1 का प्रतिलोम -1, आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का प्रतिलोम आयोटा, ये प्रतिलोम इस प्रकार से निकालेंगे। फिर क्रम विनिमयता कैसे देखेंगे, देखो इसमें आपके 2-3 टाइप की क्वेश्चन है, एक तो जैसे सक्रिय सारणी से, फिर आपको ये भी सोल्व करने भी बताऊंगा और एग्जांपल इनके भी सोल्व करने के। तो सक्रिय सारणी से हम कैसे देखते हैं कि कोई भी आबेली ग्रुप है या नहीं है, तो सक्रिय सारणी से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखो सक्रिय सारणी से हम कैसे देखेंगे क्रम विनिमयता कि प्रत्येक पंक्ति देखो, ये देखो प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ की क्या है, अनुरूप है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। यदि प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के अनुरूप है या बराबर है, तब अपन कहेंगे कि ये जो ग्रुप है वो क्या है, क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है, देखो अब इनको लिखते हैं, इससे पहले इसको वापस बनाते हैं। मेरे को लगता है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है, इसके अपन 3-4 एग्जाम्पल करेंगे ना, उससे आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। और वीडियो देखो अच्छा लग रहा है तो आप इनको लाइक भी किया करो, कमेंट करके भी बताया करो कि कैसे लग रहे हैं वीडियो। कोई और यदि सुधार करने की आवश्यकता है या कोई और आप कुछ पढ़ना है आपको, तो आप बता सकते हो कमेंट में। वन को 1 से किया, -1 ये आयोटा, ये माइनस आयोटा, प्लस आयोटा, प्लस 1। ठीक है, तो देखो सबसे पहला लिखते हैं हम समर्थता। आपको तो नीचे लिखना है, मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको यहाँ से लिखना है समर्थता, साचर्यता सारी। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ समर्थता। ये ऐसे करते हैं, उसको ऊपर से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर कट जाएंगे। समर्थता
क्लोजर प्रॉपर्टीज। चूंकि सबसे पहले आपको क्लोजर प्रॉपर्टीज देखनी है। क्लोजर प्रॉपर्टीज कैसे देखते हैं, यहाँ के जो अवयव है ये सारे अवयव देखो, सारे अवयव ग्रुप के अवयव ही है ना, इससे बाहर तो नहीं है, बाहर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, समर्थता प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। चूंकि सारणी का प्रत्येक अवयव, चूंकि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान है, समुच्चय जी में विद्यमान है, अतः संक्रिया समुच्चय जी में समर्थ है, समुच्चय जी में समर्थ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर अपन लिखेंगे साचर्यता, दूसरी प्रॉपर्टी साचर्यता। ये टेबल क्या बना देता हूं मैं, जिससे कि आपको एक बार वापस समझा सकूं। देखो आराम से इसको सीखते जाओगे ना तो इतनी हार्ड ये बुक है नहीं, जितना कि इनमें लोग इसको डरते हैं इससे। तो डरना तो अपना को है ही नहीं, इजी बुक है सबसे। -1, ठीक है। तो देखो अब अपने को समर्थता देख ली, समर्थता के बाद में क्या देखना है, साचर्यता। तो साचर्यता आपको मैंने बताया था कि प्लस संक्रिया है वो सदैव साचार्य होती है और गुणा संक्रिया में क्या होती है, साचार्य होती है, साचर्यता। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में गुणन संक्रिया है वो सदैव साचार्य होती है, अतः समुच्चय जी में भी क्या होगी, साचार्य होगी। चूंकि गुणन संक्रिया सदैव साचार्य होती है, अतः समुच्चय जी में ये साचर्य है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। साचर्यता के बाद में आता है तीसरा पॉइंट, तत्सम अवयव का अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको अब देखना है कि तत्सम का अवयव कैसे देखते हैं। ये देखो कि ये वाला जो कॉलम है ना, ये कॉलम कहाँ सेम है, इस वाले कॉलम के सेम है ना, तो ये कॉलम कैसे आया होगा, इसको इससे संक्रिया कराने पर ही तो आया, इसका मतलब तत्सम का अवयव क्या होगा, 1। अब देखो मैंने आपको कल वाले जो पहला लेक्चर था उसमें भी ये बताया था क्या कि तत्सम का अवयव तो अपन फाइंड कर लेते हैं, लेकिन वो तत्सम का अवयव उस समुच्चय में भी विद्यमान होना चाहिए। यदि वो समुच्चय में विद्यमान होगा तभी उसी को तत्सम का अवयव माना जाता है, अदरवाइज उसको तत्सम का अवयव नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल भी लिया था क्या, n प्लस संक्रिया के लिए। अब प्लस संक्रिया का तत्सम का अवयव अपने को पता है क्या होता है, 0। जब बट लेकिन ये वो n में विद्यमान ही नहीं होता है, क्योंकि n तो क्या होता है 1 2 से स्टार्ट होता है ना। तो ये तत्सम का अवयव इसको नहीं वैलिड मान देंगे, क्यों, क्योंकि वो समुच्चय में विद्यमान नहीं है। तो आपको भी ये देखना है कि तत्सम का अवयव जो भी आएगा वो तत्सम का अवयव उस समुच्चय जी में है क्या। तो यहाँ से तत्सम का अवयव क्या आया, 1, और जी में क्या है 1 -1 आयोटा -1, ये था ना जी, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, तो 1 विद्यमान है इसमें, इसका मतलब तत्सम का अवयव में इसका वैलिड है, तत्सम का अवयव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो तत्समक अवयव जो भी आएगा वो तत्समक अवयव समुच्चय में होना जरूरी होता है, अदरवाइज उसको तत्समक अवयव नहीं मानते। तो यहाँ लिखेंगे सारणी से तत्समक अवयव 1 है जो कि समुच्चय जी में विद्यमान है। ठीक है, फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अब अपने को देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट का कैसे चेक करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए। मतलब एक अवयव है उसको किससे अपन संक्रिया करवाएं कि अपने पास क्या आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए, है ना। तो बताओ अपने को क्या देखना है, अपने को ये देखना है कि जहाँ जहाँ तत्समक अवयव है ना वहाँ इंडिकेट करो। तो यहाँ तत्समक अवयव है, तो यहाँ तत्समक अवयव आ गया। तो देखो अब ये 1 कैसे आया होगा, इस 1 को 1 से ऑपरेट कराए तब 1 आया, तो इसका मतलब हुआ 1 का प्रतिलोम 1। ये 1 कैसे आया होगा, -1 को -1 से ऑपरेट कराए तब आया, इसका मतलब -1 का प्रतिलोम -1। ये 1 कैसे आया होगा, ये आयोटा को इस माइनस आयोटा से गुणा किया है तब आया होगा, है ना। इस माइनस आयोटा को किससे गुणा कराए कि अपने पास ये 1 आ गया, तो माइनस आयोटा को यदि अपन आयोटा से गुणा करा तब अपने पास 1 आया। तो अपने ये लिखते हैं कि सारणी से 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा के, ये लिख देंगे सारणी से -1 व -1 के प्रतिलोम क्रम से 1 और -1 है, तथा आयोटा व माइनस आयोटा के प्रतिलोम क्रम से माइनस आयोटा व आयोटा है। इस आयोटा का प्रतिलोम तो क्या होगा, माइनस आयोटा, और इसका प्रतिलोम क्या होगा, प्लस आयोटा। माइनस आयोटा का प्रतिलोम आयोटा, जो कि समुच्चय जी में विद्यमान है। जो भी प्रतिलोम होगा वो समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए। देखो तत्समक अवयव जो भी आएगा वो समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव जो भी आएंगे वो समुच्चय में विद्यमान होने चाहिए, जो कि समुच्चय जी में विद्यमान है। क्यों, क्योंकि सारे समुच्चय में तो विद्यमान है, तो जो भी प्रतिलोम आएंगे वो सारे समुच्चय जी में विद्यमान होने चाहिए, तभी उनको प्रतिलोम माना जाएगा। ये हो गया। इसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी आती है क्रमविनिमयता। तो क्रमविनिमयता तो आपको ये देखना है कि जो प्रत्येक पंक्ति है वो अपने संगत स्तंभ के अनुरूप है या नहीं है। तो देखो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा है, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रमविनिमयता है, तो क्रमविनिमयता कैसे चेक करेंगे, प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के अनुरूप है। तो देखो क्रमविनिमयता लिखते हैं 5 प्रॉपर्टीज। देखो एक एग्जाम्पल यदि आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो इसके सेम टू 2-3 एग्जाम्पल हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और आराम से अपन चलेंगे, कोई अपनी जल्दी है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अपने सही टाइम पे अपने इस बुक को स्टार्ट कर दिया। यदि अपन लेट बुक स्टार्ट करते हैं ना इसको, तो ये मान लो फिर आपको समझ में कभी नहीं आती और फिर आप इसको जल्दबाजी में पढ़ते, तो आपका एग्जाम खराब हो जाता। इसलिए हम इसको सही टाइम पे स्टार्ट करने का मतलब ये हो गया कि हम इसको आराम से 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्रमविनिमयता में क्या लिखोगे आप, सारणी से प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के अनुरूप है या बराबर है।
सारणी से प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर है। अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। अतः जी और गुणा संक्रिया के लिए लास्ट में क्या करते हैं कि जो समुच्चय दे रखा है वो समुच्चय और वो संक्रिय दे रखी है वो उसको लिख देते हैं आबेली ग्रुप है, क्योंकि हमने चेक कर दिया कि आबेली ग्रुप है या नहीं है। आबेली ग्रुप चेक कर तो बताओ ये समझ में आ गया ना। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर इससे अगला है, वो भी ऐसा कैसा ही है, सेम टू सेम, और वही बातें इसमें जो लिखी है वैसे ही हमको लिखना है। तो देखो अगला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ और इनको लिखते जाओ और इनको अच्छे से पढ़ते रहो साथ साथ में। लिखो अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय जी बराबर 0 1 2 3 4 संक्रिया +5 मोडुलो योग योग 5 या समशेष मोड या योग समशेष मोड के लिए एक परिमित ग्रुप है, के लिए एक परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है, जिसका ग्रुपांक 5। तो देखो क्या बोल रही है कि प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय जी बराबर 0 1 2 3 4 संक्रिया +5। इसको बताऊंगा मैं अभी। संक्रिया +5 इसको कहते हैं मोडुलो योग 5 या योग समशेष मोड के लिए एक परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है, जिसका ग्रुपांक मतलब होता है ग्रुप की कोटि। जो ग्रुप की कोटि है वो कितनी है? 5 है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जो जी है वो आपको क्या दे रखा है? 0 1 2 3 4 और संक्रिया क्या दे रखी है उसको लिख लो। संक्रिया दे रखी है आपको +5। इसको कहते हैं योग समशेष मोड। अब ये क्या होती है ये बताऊंगा। देखो अभी योग समशेष मोड। तो देखो
दो नंबर का समशेष मोड कैसे निकालते हैं, a+5b इक्वल, इसका मतलब क्या होता है, यदि अपन दो नंबर का, दो संख्याओं का यदि +5 मोडुलो योग निकाले तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि इन दोनों नंबर का योग है वो 5 आता है, 5 से कम आता है, या तो 5 आएगा, देखो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो 5 आएगा, या 5 से ज़्यादा आएगा, या 5 से कम आएगा। यही तो हो सकता है कि जो दो नंबर है इन दोनों नंबर का योग या तो 5 से कम आएगा, या 5 के बराबर आएगा, या 5 से ज़्यादा आएगा। 5 से कम आता है, यदि इन दोनों नंबर का योग 5 से कम आता है तब तो अपन वही नंबर लिख देते हैं, और 5 या 5 से ज़्यादा आता है तब आप क्या करते हैं कि जो भी नंबर आता है उसमें हम 5 का भाग देने पर जो शेषफल आता है उसको हम लिखते हैं। इसलिए तो इसको कहते हैं योग समशेष मोड, मतलब शेषफल लिखना अपने को। तो देखो इसको लिखेंगे, यदि a+b का जो योग है वो 5 से कम आया तब तो आप क्या लिखते हैं, वही लिखेंगे, और a+b का योग यदि 5 से और 5 या 5 से ज़्यादा आएगा तब आपको क्या करना है कि a+b का जो योग 5 या 5 से ज़्यादा आता है तो 5 का भाग देकर जो शेषफल आता है उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो देखो a+b में 5 का भाग देने पर शेषफल, 5 का भाग देने पर शेषफल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो वापस समझो, a+5b का मतलब ये होता है कि इसको कहते हैं समशेष योग, योग समशेष मोड या मॉडुलो योग कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों नंबर का योग करेंगे, इन दोनों नंबर का योग यदि 5 से कम आता है तब तो अपन वही नंबर लिख देते हैं, और ये 5 या 5 से ज़्यादा आता है तब उसमें हम क्या करते हैं, 5 का भाग देने पर जो शेषफल आता है, रिमाइंडर जो आता है, वो रिमाइंडर को हम यहाँ लिखते हैं। अब देखो संक्रिया सारणी बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। संक्रिया सारणी, कंपोजिशन टेबल। इस तरफ तो लिख देंगे संक्रिया जो भी है समशेष योग मॉडुलो, मॉडुलो योग है 0 1 2 3 4 और 5 नहीं आएगा इसमें, 0 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो अपने को करना है मॉडुलो योग करना है, तो देखो 0 में 0 जोड़ा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 है वो 5 से क्या है, कमी तो है। ये बोल रहा है कि दो नंबर का योग करे, दो नंबर का योग करे, योग करने पर यदि 5 से कम आता है तब तो अपन उसी नंबर को लिख देते हैं, और 5 या 5 से ज़्यादा आता है तब हम क्या करेंगे, 5 का भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो 0 में 0 जोड़ा 0 आएगा जो कि 5 से कम है, तो अपन क्या करेंगे, वही लिख देंगे। 0 में 1 ऐड किया 1 आ गया, और 1 5 से कम है तो वही लिख दिया वापस। 0 में 2 तो 2, 0 में 3 3, 0 में 4 तो 4 है वो 5 से कम होता है तो हम वापस वही लिख देते हैं नंबर। ठीक है, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 1 में 2 ऐड किया 3, 1 में ऐड किया 3 तो 4 आ गया, 4 है 5 से कम है तो अपन वही लिख देंगे। 1 में 4 ऐड किया तो बताओ कितना आ गया, देखो ऐसे ऐड करते हैं 1 + 5 4, तो 1 और 4 कितने हो गए, 5 आ गया। लेकिन अपने को क्या करना है कि 5 या 5 से ज़्यादा आते ही क्या करना है कि उसमें क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, और भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 1 और 4 कितने हो गए, 5, और 5 में क्या करना है, 5 का भाग देना है, तो 5 × 5 शेषफल, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ये शेषफल होता है, इसको लिखना होता है, ये 0। समझ में आ गया नहीं यहाँ तक? दोबारा देख लो, a+5b का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर का ऐड करेंगे, और ऐड करने पर यदि उसका मान 5 या 5 से कम आएगा, देखो +5 है ना तो 5 का भाग देंगे, यदि +6 होता है तो 6 का भाग देंगे, और +4 होगा तो 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो होगा उतने का ही हम भाग लगाते हैं। तो a+5b का मान यदि 5 से कम आता है तब तो क्या करेंगे, वही नंबर वापस लिख देंगे, और 5 या 5 से ज़्यादा आता है तब हम क्या करेंगे, 5 का भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, एक बात और कि एक पंक्ति में एक अवयव, जैसे ये अवयव है, इस पंक्ति में एक ही बार आएगा ये अवयव, और एक ही कॉलम में वो एक ही बार आएगा। तो प्रत्येक पंक्ति में जो अवयव होता है वो यूनिक रूप से आता है, मतलब एक ही प्रकार से आ सकता है। अब देखो 2 में 0 ऐड किया
तो आ गया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, देखो 5 से कम आ रहे हैं ना, 5 से कम आएंगे तो वही नंबर लिखेंगे अपन। 2 में 2 ऐड किया 4, और 2 में वापस क्या ऐड किया 3, 2 में ऐड करने पर 3, 3 में 3, 2 में 3 ऐड किया तो 5, और 5 में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा तो आ जाएगा 0। और 2 में यदि 4 ऐड किया 6, और 6 में 5 का भाग लगाएंगे तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर लिखना है, ध्यान रखना रिमाइंडर लिखना है आपको, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो 3 में 0 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4, और 3 में 2 ऐड किया 5, 5 आते क्या आ जाएगा 0, और 3 में 3 ऐड किया 6, 6 आते क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0, 1, 2। यहाँ से कितना हो जाएगा 4, अब लिख सकते हो आप 0, 1, 2, 3। ये समझ में आ गया। देखो अब मैंने इतने अच्छे से समझा दिया, मेरे हिसाब से तो समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी नहीं आता तो कमेंट करके बताइए आप। a + 5b का मतलब ये होता है कि यदि इन नंबर का योग 5 या 5 से कम आएगा, 5 से कम आएगा तब तो वही नंबर लिखेंगे, 5 या 5 से ज़्यादा आएगा तब अब उसमें क्या करेंगे, 5 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसको हम लिखेंगे। इसलिए तो इसको कहते हैं योग समशेष मोड या मॉडुलो योग कहते हैं, इसको कहते हैं मॉडुलो योग या योग समशेष मोड। ये बन गई अपनी कंपोजिशन टेबल। ठीक है, अब कंपोजिशन टेबल में हम कैसे अप्लाई करते हैं, कंपोजिशन टेबल में कैसे अप्लाई करते हैं, समर्थता, साचर्यता, सब कुछ। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं समर्थता, तो पहले समझ लेते हैं और फिर लिखेंगे समर्थता। तो समर्थता में आपको ये देखना होता है, पिछले एग्जाम्पल में बताया था ना समर्थता कैसे चेक करते हैं। ये सारे अवयव देखो, ये सारे अवयव समूचे से बाहर जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे हैं ना, तब ये हो जाएगी आपकी समर्थता। ठीक है, साचर्यता प्लस मॉडुलो योग है, और प्लस मॉडुलो योग संक्रिया क्या होती है, हमेशा साचर्य होती है, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे साचर्यता को, कि प्लस जो मॉडुलो योग है वो क्या होती है, हमेशा साचर्य होती है, तो इसमें भी साचर्य होगा। फिर तीसरा बात आता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव अपन जानते हैं कि क्या होगा तत्समक अवयव, कि ये वाला कॉलम देखो कहाँ सेम है, 0, 1, 2, 3, ये जो कॉलम है ना, ये जहाँ जहाँ पे सेम होगा ना, जहाँ पे सेम होगा, जहाँ जहाँ पे नहीं, जहाँ पे सेम होगा वही उसका क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। तो ये कहाँ पे सेम है, इसमें, और ये कैसे आया है, इसको ऑपरेट कराने पे, तो तत्समक अवयव क्या हो जाएगा 0। अब आपको ये देखना है कि जो तत्समक अवयव निकाला है वो तत्समक अवयव समुच्चय विद्यमान है क्या, इसमें विद्यमान है, तब ये तत्समक अवयव हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्रतिलोम, प्रतिलोम देखना होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सबके देखने होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 के देखने पड़ेंगे ना। तो बताओ जहां जहां तत्समक अवयव होगा वहां वहां इसको इंडिकेट कर देंगे। तो ये 0 कैसे आया होगा, 0 का प्रतिलोम 0, इस 1 का प्रतिलोम 4, 2 का प्रतिलोम 3, 4 का ये 3 का प्रतिलोम क्या होगा 2, और 4 का प्रतिलोम क्या होगा 1। और ये सारे जो प्रतिलोम निकले हैं वो सारे प्रतिलोम क्या है, समुच्चय विद्यमान है, तो हो जाएंगे। अब आपको देखना है क्रमइनमेयता, तो क्रमइनमेयता में ये देखो कि प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के बराबर है क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, 4, 0, 1, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2 संगत स्तंभ के बराबर है क्या, देखना है ये 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 हो गया। फिर ठीक है, क्रमइनमेयता हो गई। इसके बाद में अपने को ये और बताना है कि क्रमइनमेय ग्रुप है और ग्रुपांक 5 है, मतलब इसकी कोटि कितनी है 5 है। तो देख सकते हो कि ग्रुप की कोटि कैसे निकालते हैं, कि ग्रुप में जितने अवयव होते हैं वो उसकी कोटि कहलाती है, वही उसका ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ जी कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन लिखना है। अब इसको मैं लिखवा देता हूँ, समर्थता, साचर्यता सब, ये टेबल बन गई आपकी। तो लिखते हैं समर्थता। मॉडुलो योग समझ में आ गया कि यदि उसका योग, यदि 2 नंबर का योग 5 या 5 से कम होगा, 5 से कम होगा तब तो अपन क्या करेंगे, वही नंबर लिखेंगे। और 5 या 5 से ज़्यादा होंगे तब अपन क्या करेंगे, उसमें 5 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये होती है मॉडुलो योग या योग समशेष मोड। तो देखो लिखते हैं, सबसे पहला समर्थता।
क्लोजर प्रॉपर्टीज। चूंकि सारणी का प्रत्येक अवयव, ये सारे अवयव देखो ये समुच्चय में विद्यमान है ना, तब समर्थ हो जाएगा। सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान है। विद्यमान अतः समुच्चय जी में समुच्चय जी में समुच्चय जी में दी गई संक्रिया समर्थ है। ठीक, साचर्यता। एसोसिएटिविटी, चूंकि +5 योग संक्रिया सदैव साचर्य है। ये तो वही थ्योरी है जो आपको वही पीछे वाले में लिखवाई है ना, वही सेम सेम है। चूंकि +5 योग संक्रिया सदैव साचर्य है, अतः समुच्चय जी में भी साचर्य होगी। तीसरा, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो सारणी से तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? 0, जो कि समुच्चय में विद्यमान है। समुच्चय जी में विद्यमान है। ठीक है, फिर प्रतिलोम। जीरो 1 2 3 4 के प्रतिलोम करने से 0 4 3 2 1 है, जो कि समुच्चय जी में विद्यमान है। इसके बाद में आता है क्रमविन्मेयता। क्रमविन्मेयता ऊपर लिखूँ क्या? ये लिखना है सारणी के प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के बराबर है, तो यहाँ लिख लेते हैं। कॉमोटेटिव, सारणी के प्रत्येक पंक्ति अपने संगत, चूंकि अपने संगत स्तंभ के बराबर है। बराबर अतः दी गई संक्रिया क्रमविन्मयी है। क्रमविन्मयी।
ठीक है, क्रम विनिमय हो गई। और लास्ट में क्या लिख देंगे, जो जी समुच्चय है वो और प्लस 5 संक्रिया, अतः जी प्लस 5 संक्रिया आबेली ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है जिसका ग्रुपांक 5। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन ऐसे, जो आगे थर्ड एग्जाम्पल है वो ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो देखो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। +5 योग संक्रिय सदैव साचरी होती है, अतः समुच्चय जी में भी साचरी होगी, तत्सम का व्यय हो गया, प्रतिलोम हो गया। अब इसके बाद में हम करते हैं एग्जाम्पल एक और करते हैं और फिर क्लास खत्म करते हैं, है ना। ऐसे ही करना है। अब थ्योरी तो देखो आपको पता चली गई, संक्रिय सारणी कैसे बनाते हैं, जो संक्रिय कंपोजिशन टेबल है उसको कैसे बनाते हैं, देख लो, लिख लो। अब देख लो आगे। देखो, यदि आपको क्लासेज अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद में एग्जाम्पल करते हैं अगला। उसको एग्जाम्पल अगला करने से पहले मैंने आपको कल एक बात बताई थी, कल वाले लेक्चर था उसमें बताया था कि जो 5 कोटि तक के ग्रुप होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्रम विनिमय ग्रुप होते हैं। और पहला एक क्रम विनिमय ग्रुप की कोटि कितनी होती है, 6 होती है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहला एक क्रम विनिमय ग्रुप की कोटि होती है 6, 7, 8, तो 6 होती है। ठीक है, तो वो नोट लगा के लिख लेते हैं और फिर उसके आगे अगला एग्जाम्पल करते हैं। 5 कोटि तक के ग्रुप, 5 कोटि तक के सभी ग्रुप क्रम विनिमय होते हैं। क्रम विनिमय को कहते हैं आबेली ग्रुप होता है। दूसरा, पहला एक क्रम विनिमय ग्रुप की कोटि, पहला एक क्रम विनिमय ग्रुप की कोटि 6 होती है। तो 5 कोटि तक के सारे ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, क्रम विनिमय आबेली ग्रुप होते हैं। और पहला एक क्रम विनिमय ग्रुप की जो कोटि होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, अगला एग्जांपल लिखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जी बराबर ABCD जहाँ A बराबर, मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 0 0 1, B आपको दे रखा है क्या 0 1 -1 0, C बराबर दे रखा है आपको -1 0 0 -1, और D बराबर आपको दे रखा है 0 -1 1 0। ठीक है, आव्यूह गुणन के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है, आव्यूह गुणन के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है।
अवयव गुणन के लिए क्या है, ये क्रमनिर्णय ग्रुप है। आपको ये सिद्ध करके बताना है। अवयव गुणन के लिए क्रमनिर्णय ग्रुप है। अवयव गुणन के लिए क्या है, ये क्रमनिर्णय ग्रुप है। ठीक है, आपको ये बताना है। अवयव गुणन के लिए ये क्रमनिर्णय ग्रुप है। ठीक है, तो आपको देखो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जी बराबर आपको दे रखा है ए बी सी डी, जहाँ ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर ये दे रखा है, सी बराबर ये दे रखा है और डी बराबर ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वही अपने को क्या बनाना है, कंपोजिशन टेबल ए बी सी डी लिखते हैं और फिर अपन क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कंपोजिशन टेबल बनानी है। तो पहले एक समुच्चय लिख लो जी बराबर ए बी सी और डी, जहाँ ए बराबर अपने को दे रखा है 1 0 0 1, बी बराबर आपको क्या दे रखा है 0 1 -1 0, सी बराबर आपको क्या दे रखा है -1 0 -1 और डी बराबर आपको क्या दे रखा है 0 -1 1 और 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो संक्रिय सारणी बनाते हैं। कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल। तो देखो ए बी सी और डी, ये अवयव गुणन है ए बी सी और डी। अब आप देखो ध्यान से देखो इसको, जो ए दे रखा है आपको, ए को ए से गुणा करना है आपको। तो यहाँ देखो आप, ए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको पता है कि भाई किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आई ए बराबर क्या होता है, ए ही आता है भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है ना, ए वाली। तो अब बताओ देखो कि ए को ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा भाई। ये ए वाली क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसको किसी के साथ भी गुणा करोगे तो वापस कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ए को बी से करेंगे बी, ए को सी से करेंगे सी, ए को डी से करेंगे तो डी, ये आ जाएगी। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स है। देखो आप ऐसे नहीं करना चाहते तो गुणा करके देख लो भाई, और क्या है। जैसे मान लो ए को ए से करेंगे 1 0 0 1, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 और पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0, ये वाला गुणा करना तो आता है ना 12th क्लास में, आपने मैट्रिक्स में गुणा सीखा है ना। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 को 1 से किया और 1 को इससे किया 0, इसको इससे किया 1, तो क्या गया वापस, ये आ गया। अब ए को मान लो किससे करना है आपको, बी से करना है 0 1, और बी कौन सी है 0 1 -1 0, करो इसको। पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 को 0 से किया 0 ही आएगा ना। 1 को किससे करेंगे 0 से 0, और इसको इससे करेंगे तो 1 को 1 से किया 1, इसको इससे किया तो -1, इसको इससे किया तो 0, तो ये क्या आ गया बताओ, बी मैट्रिक्स आ गई वापस। इसका मतलब ए को ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए को ए से करेंगे ए आ जाएगा, ए को बी से करेंगे बी आ जाएगा, ए को सी से करेंगे सी आ जाएगा, ए को डी से करेंगे डी आ जाएगा। अब बी को ए से करोगे तो क्या आएगा बी, बी को बी से करोगे तो देखो आप क्या करोगे, ए कर लिया कर दो। जैसे बी को बी से करो तो बी को बी से करो 0 1 -1 0, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 को 0 से किया 0, 0 को 0 से किया 0 और ये हो जाएगा -1, इसको इससे किया पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कर लो तो ये हो जाएगा 0, इसको इससे किया -1, ये आ जाएगा। ये कौन सी आ रही है सी, तो ये आ गई आपके पास सी। बी को सी से करेंगे तो अभी कर लोगे क्या, बी को सी से करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या बुक से, बी को सी से करना है
यही देख लो, बी को सी से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0, और फिर ये हो जाएगा आपके पास -1, और फिर ये हो जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा फिर आपके पास 0। तो ये कौन सी आ गई? डी। तो ये डी, बी सी डी, और ये आ जाएगी लास्ट में ए। ठीक है, एक पंक्ति एक अब एक ही बार आता है, एक पंक्ति और एक स्तंभ में। ए बी आ गया। अब यहाँ से ऐसे कर लोगे ना, मल्टीप्लाई करना आपको इसको। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट बुक से, बी सी डी ए सी डी ए बी और डी ए बी सी, डी ए बी सी। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, वही समर्थता। तो इसमें देखो सारे अवयव इसके ही तो है, तो समर्थता होगी। साचर्यता में क्या देखोगे, गुणन संक्रिया है वो साचर्य होती है, अवयव गुणन है वो क्या होती है? साचर्य होती है। तत्समक अवयव का अस्तित्व देखो, तत्समक अवयव क्या होती है? ये पंक्ति देखो सेम का है इस वाले में, तो ए क्या हो जाएगी आपकी? आइडेंटिटी। ए जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे इंडिकेट कर दो। तो ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ए। बी का प्रतिलोम डी, सी का प्रतिलोम सी, और डी का प्रतिलोम बी। ये हो जाएगा आपके पास। क्रम विनिमयता कैसे चेक करेंगे? क्रम विनिमयता प्रत्येक पंक्ति अपने संगति स्तंभ के बराबर है क्या? ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी सी डी ए, बी सी डी ए, सी डी ए बी, सी डी ए बी, डी ए बी सी, डी ए बी सी। तो इस प्रकार से बस सब लिखना है और कुछ नहीं करना। गुणा करके देख लेना आप, है ना। अब लिख देते हैं हम थ्योरीज की। समर्थता, चूंकि सारणी का प्रत्येक अवयव जी में विद्यमान है, अतः दी गई सक्रिया समर्थ है। साचर्यता, चूंकि अवयव गुणन सदैव साचर्य होती है, अतः समुच्चय जी में भी साचर्य होती है। तीसरा तत्समक अवयव, सारणी से तत्समक अवयव चूंकि सारणी से तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 हो जाएगा। जो कि समुच्चय जी में विद्यमान है। विद्यमान फिर इसके बाद में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, ये यहाँ लिख लो। सारणी से ए बी सी डी के प्रतिलोम करने से
प्रतिलोम क्रम से ए का प्रतिलोम ए, बी का प्रतिलोम क्या है डी, और सी का प्रतिलोम क्या है सी, और इसका डी का प्रतिलोम क्या है बी, जो कि समुच्चय जी में विद्यमान है। ए बी सी डी का क्या है ए डी सी बी, सही है, जो कि समुच्चय जी में विद्यमान। क्रम विनिमय आप लिख सकते हो 500 पॉइंट। चूंकि साठी में प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के बराबर है, अतः दी की संक्रिया क्रम में दी की संक्रिया क्रम में है। अतः जी आबेली ग्रुप है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब आगे वाले एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे अगले वाले लेक्चर में, और इन एग्जाम्पल्स को देखो बार बार में पढ़ोगे और कॉपी में खुद से करोगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। और थ्योरी कुछ भी इसमें याद करने वाली कुछ भी थ्योरी नहीं है, रटने वाला कुछ भी सिस्टम नहीं है। आपको देखना है कि समर्थता के लिए तो सारे अवयव क्या होने चाहिए, समुच्चय से विद्यमान होने चाहिए। और फिर साचर्यता आपको पता है कि अवयव गुणन संक्रिया और सदैव साचर्य होती है। तत्सम अवयव कैसे देखो, प्रत्येक ये पंक्ति देखो, ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम के समान कौन सा कॉलम है, यही है। और ये कैसे आया है, इसके संक्रिया ऑपरेशन करवाने से तो है, तो ये आ जाएगा आपका तत्सम अवयव। और फिर प्रतिलोम जहाँ जहाँ तत्सम अवयव वहाँ पे इंडिकेट करो और फिर चेक कर लो कि कौन सा है। फिर क्रम विनिमयता क्या होती है, प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी एग्जाम्पल नंबर, ये जो भी एग्जाम्पल नंबर 3, आज एग्जाम्पल नंबर 3 क्लास में हो गए। और फिर अगले लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 और एग्जाम्पल करके फिर हमारे जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे 3, 4, 5 एग्जाम्पल और होंगे तो वो उनको करके कंप्लीट, फिर हम क्या करेंगे थ्योरम पे चलेंगे। और थ्योरम को भी मैं आपको उतने ही अच्छे से समझाऊंगा जितने अच्छे से एग्जाम्पल समझाए। और वीडियो यदि अच्छे लग रहे हैं तो कम से कम लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसलिए ही आपके पहले पेपर स्टार्ट किया है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिससे हम दोनों पेपर साथ साथ में चला सके, जिसके कारण क्या होगा कि हम जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम है ना काफ़ी हद तक भाई 2 यूनिट तो हमारी लगभग कंप्लीट हो गई। 2 यूनिट का जो अथवा पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट होगा, जिसके कारण क्या होगा कि अपन ये सोच रहे हैं कि इस पेपर को यदि अभी स्टार्ट कर देंगे फरवरी मंथ में ही, तो इसके कम से कम अपने पास यदि मैटर अपने पास 1 यूनिट का भी अवेलेबल हो गया तो आपको ये डर नहीं रहेगा एग्जाम में कि भाई कभी भी एग्जाम डेट आ जाए तो आपके पास मैटर कम से कम 2 यूनिट 3 यूनिट का मैटर इसका भी हो जाए और 2-3 यूनिट उसका भी मैटर हो जाए, तो आप घबराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आपके पास मैटर रहेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए साथ में स्टार्ट करने का यही टारगेट है, ठीक है ना। और रही बात यह कि यूनिट सारी करवाने की, तो मैं इसमें भी 5 यूनिट करवाने की कोशिश करूँगा और उसमें भी 5 यूनिट करवाने की कोशिश करूँगा। दोनों में आपको 5-5 यूनिट करवाऊँगा। और जो थर्ड पेपर है वो हम देख लेंगे कब कितना होगा। अभी एग्जाम आ जाता है पहले, तब तो 1-2 यूनिट जितनी भी हो पाएगी उतना मैं करवा दूंगा, है ना। और तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।